आज हमारे साथ है मिस्टर अनुराग केडिया। IIM अहमदाबाद से पढ़ाई करने के बाद मैंने 3-4 साल जॉब की और मैंने और मेरे 2 फ्रेंड्स ने मिलके स्पा की और सैलून की एक चेन स्टार्ट की। सनस्क्रीन में SPF लिखा होता है, PA रेटिंग लिखा होता है। कौन देख रहा है? मुझे खुद हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम 5-7 साल पहले चालू हुई एंड मेरे सिर पे जो भी बाल बचे हुए वो है बिकॉज ऑफ कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी शायद उतनी सुपीरियर नहीं है, बट वो भी इस सोशल मीडिया के ट्रेंड में पिकअप कर चुके हैं। बट यदि सब्सटेंस नहीं है तो अर्ली सक्सेस के बाद मेरे को ये लगा कि हमारे यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो रही है स्किन केयर में भी। डू वी लुक अप टू कोरिया एज अ कंट्री फॉर इनोवेशन एंड R&D? पिलग्रिम एक स्किन केयर ब्रांड से स्टार्ट हुआ, मेकअप ब्रांड्स भी आ गए हैं। लड़कों को लगता है कि यार मुझे तो कम ही पता है, मेरी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बहन को मुझसे ज़्यादा पता है ब्यूटी के बारे में। डर्मैट्स एंड स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि आज स्टार्टअप की दुनिया में स्किन केयर में जितने स्टार्टअप्स हैं शायद ही किसी और डोमेन में है। आज हमारे साथ है मिस्टर अनुराग केडिया, जो कि को फाउंडर है ब्रांड पिलग्रिम के। पिलग्रिम ने 400 करोड़ का बिजनेस बनाया है और इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 100% से भी ज़्यादा है। तो बात करते हैं मिस्टर अनुराग केडिया से और जानते हैं क्या लगता है आज इंडिया में एक स्किन केयर स्टार्टअप बनाने में और कैसे एक अच्छा सक्सेसफुल स्किन केयर स्टार्टअप बन सकता है जो कि लोगों का फेवरेट हो। तो सर क्या है पिलग्रिम, क्या है इसके पीछे की कहानी? पहले तो डॉक्टर सरीन मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और डॉक्टर जुस्सा को हम सब फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो बहुत खुश हूँ मैं आज कि आपसे मौका मिल रहा है हमारी स्टोरी शेयर करने का। तो हम लोगों ने जब कंज्यूमर से बात करना चालू किया तो हमने 3 बड़े ट्रेंड्स देखे। पहला ट्रेंड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस कंज्यूमर, और आज से 10-20 साल पहले या तो ये नहीं था ट्रेंड या बहुत कम मात्रा में था। कॉन्शियस कंज्यूमर मतलब कस्टमर्स बोल रहे हैं कि वी वांट टू एंगेज विथ ब्रांड्स विच आर गुड फॉर द प्लैनेट, गुड फॉर द सोसाइटी एंड गुड फॉर मी। एंड अलग अलग कैटेगरी में ये अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होगा। गुड फॉर द प्लैनेट यानी कस्टमर्स हमसे पूछते हैं क्या आप प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं, तो पिलग्रिम एज अ ब्रांड प्लास्टिक पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हमारी पैकेजिंग में प्लास्टिक हमें यूज़ करना पड़ता है, बट जितना प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा हम रिसाइकिल करते हैं, तो हम एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है कि नहीं। जैसे आपने UV फिल्टर सुने होंगे जो कई बार कोरल रीफ को जाके डैमेज करते हैं, मरीन लाइफ को जाके ख़राब करते हैं, बिकॉज फाइनली जब हम नहाते हैं तो ये सारा पानी में जा रहा है और फाइनली कभी ना कभी समुद्र पहुँच रहा है ये। तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हैं कि नहीं है। गुड फॉर द सोसाइटी, क्या हम वीगन हैं, क्या हम क्रूअल्टी फ्री हैं, तो ये सब कुछ नए ट्रेंड्स हैं जो आज से शायद 10, 20, 30 साल पहले कस्टमर्स बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे इनके बारे में। गुड फॉर मी, हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो क्लीन है ना, उसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, जो कि हिस्टोरिकली बहुत ब्यूटी ब्रांड्स यूज़ करते आए हैं। आज भी काफ़ी वो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी बड़े ब्रांड्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो एज अ न्यू एज ब्रांड कैन वी स्टे अवे फ्रॉम दिस। दिस इज़ वी कॉल एज व्हाट वी कॉल एज कॉन्शियस कंज्यूमर। ये एक बड़ा ट्रेंड देखा हमने। दूसरा जो हमने ट्रेंड देखा जिसे हम बोलते हैं डिसरप्शन इन ड्रेसिंग टेबल, राइट। तो आज से यदि मैं 20, 25, 30 साल पहले जाऊँ और मैं मेरी मॉम की बात करूँ तो वो सुबह बस एक क्रीम लगाती थी। कभी कभी ठंड में चेंज होता था, कभी नहीं तो साल भर वही क्रीम चलता था। फेस वॉश नहीं था। आज से 30-40 साल पहले शैम्पू भी बस नया नया ही आया था। लेकिन आज आप किसी भी कंज्यूमर के घर पे जाइए तो उनके ड्रेसिंग टेबल पे आपको 15, 20, 25 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड इसमें काफ़ी योगदान आपके ऐसे डर्मैट्स का भी रहा है जिन्होंने ये एजुकेशन किया है कि स्किन की अलग अलग नीड्स हैं, सुबह की नीड्स अलग हैं, रात की नीड्स अलग हैं, मेरी स्किन अलग है, आपकी स्किन अलग है। तो ये जो अलग अलग नीड्स को केटर करने के लिए क्या प्रोडक्ट्स चाहिए एंड कितने प्रोडक्ट्स चाहिए, ये मल्टीपर्पज़ एक ही प्रोडक्ट सब चीज़ें सॉल्व कर देगा, वो नहीं चलेगा। तो इसे हम बोलते हैं डिसरप्शन इन ड्रेसिंग टेबल। तीसरा है जो हम बोलते हैं कि कस्टमर्स आर सेइंग कि द वर्ल्ड इज़ माई ऑयस्टर, मुझे दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट। आज से 30-40 साल पहले हमारा देश भी डेवलप हो रहा था, बहुत पैसे भी नहीं थे खर्चा करने के, तो कस्टमर्स को थोड़ा टाइम लगता था सोच के एक कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आज एज अ कंट्री वी आर अलॉट मोर डेवलप्ड एंड वी वांट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू बी अवेलेबल टू अस, राइट। तो ये 3 बड़े ट्रेंड्स जो हमने बात की, कॉन्शियस कंज्यूमर्स, डिसरप्शन ऑफ ड्रेसिंग टेबल एंड कि हमें वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ें चाहिए। तो पिलग्रिम आप देखेंगे तो वर्ल्ड की बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आता है, चाहे वो कोरियन ब्यूटी से हो, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स हों, फ्रेंच रेड वाइन बेस्ड प्रोडक्ट्स हों, ऑस्ट्रेलियन ककाडू प्लम बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स हों। तो इस तरीके से पिलग्रिम चालू हुआ एज अ क्यूरेटर ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्रिंगिंग टू
द इंडियन ऑडियंस। राइट। तो आपने जैसे बात की इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स और अमेज़ॉन जो एक जंगल है, कोरियन स्किन केयर फिर हो गया, ये सारे आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेके आए, तो एज अ ब्रांड आप अपने आप को कहाँ पोजीशन करते हो? आर यू अ साइंटिफिक ब्रांड जो कि आपके, जिसको हम बोलते हैं कि केमिकल बेस्ड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह, ये सब में आपका ज़्यादा फोकस रहता है, या फिर मोर ऑफ जो कल्चरल और जो नेचुरल, जिनको सो कॉल्ड नेचुरल हम लेबल करते हैं, वैसे इंग्रेडिएंट्स आप लाते हो? तो कहाँ पे आप देखते हो, कहाँ पे आप पोजीशन करते हो ब्रांड को? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि पिलग्रिम ये दोनों ऑफर करता है, राइट। यदि हमारे पास फ्रेंच रेड वाइन बेस्ड प्रोडक्ट्स है, उसमें हमने रेटिनॉल भी ऐड किया है, एंड मेरे दिमाग में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड लैब बेस्ड इंग्रेडिएंट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि फाइनली पानी भी केमिकल है, राइट। मैं उसे बोलता हूँ यदि डाईहाइड्रो ऑक्साइड या जो भी उसका केमिकल नाम है, तो वो साउंड करेगा कि यार ये केमिकल है, बट पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, तो वो बहुत सादी सी चीज़ लगती है। तो फ्रेंच रेड वाइन के पीछे भी कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो नेचर ने हमें बना के दिया है। वॉल्केनिक लावा ऐश कोरियन जेजू आइलैंड से हम जो लेके आते हैं, ये नेचर ने हमें बना के दिया है। तो हम दोनों का ब्लेंड यूज़ करते हैं कि जो आइडिया ये है कि कस्टमर्स को जो बेस्ट फॉर्मुलेशन हम दे सकें, एंड हमने ये पाया है कि ये ब्लेंड्स सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसलिए हमारे पास फ्रेंच रेड वाइन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी है, बट उसमें रेटिनॉल है। हमारे पास वाइट लोटस बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं जो कोरिया के जेजू आइलैंड से हम लाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ककाडू प्लम भी है जो कि विटामिन सी का ही रिच सोर्स है। तो विटामिन सी लैब सिंथेसाइज भी हो सकता है, और ककाडू प्लम जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेटिव फ्रूट है, उससे आपने एक्सट्रैक्ट किया तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट हो गया। बट एक IIT IIM से पढ़ा हुआ व्यक्ति पिलग्रिम क्यों शुरू करना चाहता था? तो एक तो मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ मेरे बचपन से। मैं बिलासपुर से आता हूँ, छत्तीसगढ़ से। तो वहाँ पे हमारे घर पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते थे, और उसमें हर न्यूज़पेपर में एक सेक्शन होता था ब्यूटी टिप्स का, कि आप ये फ्रूट लगा सकते हैं, ये वेजिटेबल लगा सकते हैं, ये आप घिस के लगा सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं 8-10 साल का भी था तो मुझे वो सेक्शन पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। एंड ऐसा होता था कि मेरी बहन जो मुझसे 4 साल बड़ी हैं, उनके भी फ्रेंड्स आके पूछते थे कि अनुराग से पूछते हैं कि अभी नया उसने क्या पढ़ा है जो हम यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा एक शुरू से स्किन केयर में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट रहा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि IIM अहमदाबाद से पढ़ाई करने के बाद मैंने 3-4 साल जॉब की, और मैंने और मेरे 2 फ्रेंड्स ने मिलके स्पा की और सैलॉन की एक चेन स्टार्ट की। स्पा का नाम था 4 फाउंटेन, सैलॉन का नाम था जैज़अप सैलॉन्स। हमने कुछ आयुर्वेदा क्लिनिक भी स्टार्ट किए बाद में, न्यू आयुर्वेदा क्लिनिक के नाम से। उसके बाद रिचफील्ड जो कि एक हेयर एंड स्कैल्प क्लिनिक चेन थी, उसमें भी मैं डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। तो मेरा 12-13 साल का करियर 2007 से 2018-19 तक मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विसेज में ही निकाला है। तो इन सम वे मैं बोलूँ तो और कुछ किया ही नहीं था लाइफ में, आता ही यही था। तो मैंने स्किन केयर, हेयर केयर में कम से कम 5,000 से ज़्यादा कस्टमर से बात की है, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की है कि उनको चाहिए क्या। और मैंने ये ट्रेंड्स चेंज होते हुए देखे हैं। तो जो हम शुरू में 3 ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, आज से 15 साल पहले ये शायद कस्टमर्स नहीं मांग रहे थे। अभी जो फोकस है सारे कस्टमर्स का कि एफिकेसी बेस्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, ये सारे नए ट्रेंड्स जो मैंने स्टडी किए, और मुझे जो कुछ भी मौका मिला बहुत सारे फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट के साथ काम करने का, इंडिया में नहीं ग्लोबली भी, तो वो कुछ लर्निंग्स थी मेरी, जो मुझे लगा 12-13 साल इसमें काम किया है तो क्यों ना एक प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड चालू किया जाए, जिसमें कि जो कुछ भी मैंने सीखा था वो सब इनकॉर्पोरेट करके एक अच्छा ब्रांड कस्टमर्स को ऑफर कर सके। आपके कई सारे फ्रेंड्स IIT IIM के बाद इंडिया के बाहर होंगे, बट आपने इंडिया में क्यों रहने का सोचा? व्हाई डिड यू बिलीव इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी? तो ऑनेस्टली मैंने इतना सोच के नहीं, प्लान नहीं किया था कि इंडिया में ये ग्रोथ आएगी। 2001 में 2001 में जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था IIT बॉम्बे से, तो 15 साल के बाद 20 साल के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं था। लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट था कि मेरे दिमाग में हमेशा से था कि बाहर जाके सीखना चाहिए, घूमने भी जाना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, बट रहना तो इंडिया में ही है। तो एक वो होता है ना कि किसी चीज़ से आपको प्यार है, आप वो डिफाइन नहीं कर सकते, उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। तो मेरा जो अटैचमेंट था, फैमिली भी यहाँ पे थी, दोस्त भी यहाँ पे थे, देश अपना था, तो कभी भी मैं बाहर घूमने भी जाता था तो मुझे हमेशा लगता था कि यार रहना तो इंडिया में ही है। ये फाइनेंशियली प्लान नहीं किया था कि यार इंडिया में इतनी ग्रोथ हो जाएगी, पता ही नहीं था। लेकिन अब हाइंडसाइट में मैं देखूं तो बहुत अच्छा डिसीजन था फाइनेंशियली भी, बिकॉज इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है, आई थिंक किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में अभी ग्रोथ नहीं है। एंड जो 10-15-20 साल में हुआ है और आगे जो 50 साल में होने वाला है, आई थिंक वो तो और भी एक्साइटिंग है। आजकल सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, कई सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सच है, और IIT IIM की एजुकेशन ने आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन की है, या आपको लगता है उससे कोई रिलेशन नहीं है? देखिए, मैं यदि देखूं कि
एजुकेशन का क्या रोल है, तो चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहें, किसी भी फील्ड में जाना चाहें, सीखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे कि आपका मोटिवेशन कभी ऊपर नीचे भी हो, या तो आप बोले कि मैं इतना मोटिवेटेड हूँ कि यूट्यूब में सब अवेलेबल है, अभी वो हमें पता है। आपको यदि पीएचडी भी करनी तो शायद आप यूट्यूब के सहारे ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बहुत सारे फील्ड्स में। राइट। अदरवाइज ग्लोबली बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री में कुछ अवेलेबल हैं, कुछ थोड़े बहुत पैसे देके अवेलेबल है, जो कि आप एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से सीख सकते हैं। एंड इसका बहुत फ़ायदा हमारे देश को हुआ है। छोटे छोटे शहरों में लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं बिकॉज इतनी एजुकेशन एक्सेसिबल है। इसके लिए लेकिन बहुत डिसिप्लिन और बहुत मोटिवेशन चाहिए। तो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट आपको जो अपॉर्चुनिटी देता है कि एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट देता है कि आपका मोटिवेशन कभी ऊपर नीचे भी हो, तो आपके आसपास में इतने अच्छे लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको कभी डल भी लग रहा है, कभी आपकी एनर्जी लो भी हो रही है, तो आप बाजू वालों को देख के साथ में पढ़ने लग जाते हैं। एक दूसरे से सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। तो मुझे याद है कि कई बार मुझे कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता था, मेरे बाजू वाले को कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता था, हम दोनों एक दूसरे को, हम दोनों ही नहीं, आपस में सब मिलके एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत सीखने को मिलता था। और एक जो नेटवर्क उस समय पे बना, वो नेटवर्क कंटिन्यू हुआ है। एग्जैक्टली। तो एक जो अच्छे इंस्टीट्यूट जाने का दूसरा फ़ायदा है, पढ़ाई तो है ही कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दूसरा है उसके बाद भी आज मेरा यदि मैं फ्रेंड सर्कल देखूँ, मेरा सपोर्ट सिस्टम देखूँ, क्योंकि देखिए लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलने ही वाले हैं, ये तो लाइफ है, मतलब कि उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। तो फैमिली के अलावा यदि मैं सबसे पहले किसी को कॉल करता हूँ तो ये मेरे वही दोस्त है जो जिनके साथ मैंने पढ़ाई की। उसके बाद नए फ्रेंडशिप्स डेवलप कर पाना मुश्किल होता जाता है बिकॉज उतना टाइम हम शायद स्पेंड नहीं कर पाते हैं बाद में। अब अगर हम बात करें आज न्यू ब्रांड्स की, स्किन केयर ब्रांड्स की, इतने सारे मार्केट में, तो आपको क्या लगता है कि क्यों कोई ब्रांड ज़्यादा सक्सेसफुल है, कम सक्सेसफुल है? इसके पीछे आपका क्या असेसमेंट है? तो फंडामेंटली तो मुझे लगता है कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी अच्छी है। बिकॉज आप मार्केटिंग कितनी भी कर लें, उससे ट्रायल्स आ जाएंगे, नए कस्टमर आपको ट्राई कर लेंगे। बट यदि प्रोडक्ट में दम होगा तो रिपीट कस्टमर्स आएंगे। एंड कोई भी ब्रांड लॉन्ग टर्म में तभी बन सकता है जबकि उसके खूब सारे रिपीट कस्टमर्स हों। तो सबसे कोर ऑफ द ब्रांड जो है, कोर ऑफ एनी कंपनी है, दैट इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी। हाउएवर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जाती है एक ब्रांड को बड़ा करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पा रहे हैं, वो हर नए प्रोडक्ट में क्या आप क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। जब आप फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो क्योंकि हम ऑनलाइन काफ़ी सारा बिजनेस कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या वो फ़ोटो में भी निकल के आ रही है। अभी स्किन केयर, हेयर केयर में तो हर कोई टच करके देखना चाहता है कि टेक्सचर कैसा है। ऑनलाइन आप वो टेक्सचर कैसे दर्शा पाते हैं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ये। जब आप वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको ठीक टाइम पे ठीक तरीके से पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। कई बार कुरियर वाले ठीक से नहीं हैंडल कर पाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में इतनी यूनिक चीज़ है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर 45-50 डिग्री तक चला जाता है। राइट। एंड आप सोचिए कि मेटल का टिन का कंटेनर है, वो तो जिस भी ट्रक में जा रहा है, मिनी वैन में जा रहा है, बाहर धूप में 45 डिग्री है, उसके अंदर तो 50-55 डिग्री चला गया है। तो क्या आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग हुई है 55 डिग्री पे? नॉर्मली 55-60 डिग्री पे तो प्रोडक्ट्स टेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन इंडिया में ये करने पड़ते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको ख्याल रखना पड़ता है। फिर आपकी टीम कितनी पैशनेट है। आई थिंक पिलग्रिम में एक जो सबसे बड़ा हमें बेनिफिट मिला है कि हमारी टीम शुरू से बहुत पैशनेट रही है। तो हमें उनका जो सपोर्ट मिलता है, साथ में जो सब मिलके काम करते हैं, मज़ा भी आता है, कभी स्ट्रेस भी होता है, कभी चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं, बट टीम क्या साथ में मिलके काम कर पा रही है। और ये सब के ऊपर मेरा मानना है भगवान का हाथ है कि नहीं। तो मैं थोड़ा भगवान को मानने वाला आदमी हूँ। तो ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो दाल में तड़का है वो भगवान का और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। वो दाल में तड़का रहेगा तो दाल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। फिर जैसे आपने बोला, प्रोडक्ट क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कैसे आप चूज़ करते हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्लांट्स, क्योंकि इतने सारे अब तो इंडिया में, और कैसे आप उनको वेट करते हो, कैसे आप इंश्योर करते हो कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको बना के देंगे? तो पहले तो हम किसी भी मैन्युफैक्चरर से जब एंगेज कर रहे होते हैं, सेकेंड स्टेज में तो हम विजिट करते हैं, बट इवन बिफोर द विजिट हम उनसे उनके प्रोडक्ट सैंपल्स मंगाते हैं। उनका क्या कैटलॉग है, क्या मशीनरी है, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, ये हम पहले ही समझ लेते हैं। एक बेस लेवल पे कॉन्फिडेंस आता है क्या वो और बड़े अच्छे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिन्होंने भी शायद क्वालिटी पे फोकस किया होगा। उसके बाद जब हम फैक्ट्री पे विजिट करते हैं तब हम फैक्ट्री पे ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी उन्होंने क्लेम्स किए हैं कि हमारी ये प्रोसेसेस हैं कितना अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, उनकी खुद की क्यूसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्यूसी है ना, क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक अलग अलग लेवल्स पे होती है। तो इवन समथिंग एज सिंपल एज पैकेजिंग, तो जब आपके कार्टन पहुंचा है
तो उसका जो पिछले बैच का कलर था और इस बैच का कलर है मैच किया कि नहीं। आप बोलेंगे तो इतनी छोटी सी चीज़ है, कलर ऊपर नीचे हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट कस्टमर ने जिसने 4 महीने पहले प्रोडक्ट खरीदा था, जब उसको 4 महीने के बाद थोड़ा कलर शेड में डिफरेंस लगता है तो उसे डाउट आता है यार नकली प्रोडक्ट तो नहीं आ गया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ये हम कई बार नहीं कंट्रोल कर पाते, ये फैक्ट्री में कंट्रोल करना पड़ता है। तो फैक्ट्री का QC पैकेजिंग को लेके कितना है, जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ड्रॉप टेस्ट करते हैं कि मान लीजिए हमने किसी बॉटल में कोई प्रोडक्ट भरा, एक पर्टिकुलर हाइट से जब उसे गिराते हैं तो वो टूट तो नहीं रहा है, बिकॉज ये कुरियर में गिरने वाला है। राइट ये इंडिया की रियलिटी है कि कुरियर में प्रोडक्ट्स गिरने वाले हैं, कई बार मिस हैंडल होते हैं। आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो टूटे फूटे नहीं जब कस्टमर के पास पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ों को फैक्ट्री लेवल पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब बैच का प्रोडक्शन हो रहा है तो उनके क्या प्रोसेसेस हैं, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, pH टेस्ट होता है, विस्कोसिटी टेस्ट होता है, वहाँ पे कंटेनर पे निकाल के कई बार वो 1-2 दिन 1 हफ्ता भी होल्ड करते हैं कि कोई पैरामीटर्स में चेंज तो नहीं आ रहा है। माइक्रोबियल टेस्ट होता है, पैकेजिंग पहुँचती तो पैकेजिंग में भी कई बार माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है तो उसका भी माइक्रोबियल टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट फैक्ट्री को परफॉर्म करने होते हैं। फिर बैच प्रोडक्शन के बाद हर प्रोडक्ट को 3 से 4 साल तक रखा जाता है टू मॉनिटर कि उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन तो नहीं आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्री का QC प्रोसेस स्ट्रांग रहे। एट द सेम टाइम हमारे पास भी एक QC की टीम होती है। एवरी बैच विच गेट्स मेड एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बैचेस इन अ मंथ विच आर गेटिंग मेड कम टू आवर लैब एंड दे ऑल्सो कीप गेटिंग टेस्टेड कंटिन्यूसली। खाली लैब प्रोडक्शन के समय पर नहीं, हर महीने हम पुराने बैचेस को खोल के वापस टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि किसी भी प्रकार का क्वालिटी का कोई इशू तो नहीं आ रहा है। भगवान ने साथ दिया है, हमें क्वालिटी के इश्यूज बहुत कम आए। कभी आए तो हमने वेयर हाउस लेवल पे ही वो हम रोक पाएँ, कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट्स गए, ऐसा रेयरली कभी हुआ है। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री का DNA होना चाहिए। कुछ फैक्ट्रीज का DNA होता है कि बहुत स्ट्रांग क्वालिटी चेक्स होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज का DNA होता है कि क्वालिटी कंट्रोल शायद उतना स्ट्रांग नहीं हो। हमारा कोशिश यही होती है कि हम उन्हीं फैक्ट्रीज के साथ काम करें जिनका खुद का क्वालिटी का DNA बहुत अच्छा है। कभी प्रॉब्लम आ रही तो वो सामने से बोल देते हैं बैच डिले हो गया है, स्टॉक आउट भी होगा तो चलेगा, बट कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाना चाहिए, कस्टमर्स के हाथ में नहीं जाना चाहिए जिसका कि क्वालिटी चेक पूरी तरीके से हम नहीं कर पाए हैं। जैसे हम एक प्रोडक्ट उठाते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें लिखी होती है। आपका सनस्क्रीन में SPF लिखा होता है, PA रेटिंग लिखा होता है, और भी नॉन कमेडोजेनिक, फॉर ऑयली स्किन। कौन देख रहा है? अगर हम प्रोडक्ट ऐसे निकाल दें मार्केट में, मान लो नहीं है उसमें SPF 50 या 40 है, तो कोई क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ चेक्स हैं, कोई मॉनिटर कर रहा है ये सब कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में काम हो रहा है कि नहीं? तो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं इसके लिए। एक गवर्नमेंट बॉडी जो सबसे एक्टिव है इसमें, गवर्नमेंट बॉडी नहीं एक्चुअली, ये इंडस्ट्री बॉडी है जिसको ASCI बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ काउंसिल, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है। ASCI काफ़ी अच्छा काम करती है कि कोई भी ब्रांड यदि गलत क्लेम्स कर रहा है तो वो खुद से भी सुओ मोटो भी कंप्लेंट्स लेते हैं कि यार हमें इस ब्रांड को स्टडी करना है, एंड वो प्रूफ मांगते हैं। अदरवाइज कोई भी जाके ASCI की वेबसाइट से कंप्लेन कर सकता है कि इस ब्रांड ने ये क्लेम्स किया, आप पूछिए ब्रांड से कि ये क्लेम्स जस्टिफाइड है कि नहीं है। एट द सेम टाइम ये ब्रांड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गलत क्लेम्स नहीं करें एंड वो सर्टिफिकेशंस करें। आपने जैसे सनस्क्रीन की बात की, हम 2-3 तरीके के क्लेम्स नॉर्मली करते हैं। सनस्क्रीन्स में तो ऑब्वियसली SPF रेटिंग क्या है, PA रेटिंग क्या है, इसके लिए हम काम करते हैं मैस्केट स्पिन कंट्रोल के साथ। ये एक इंडियन कंपनी है जिसका JV है एक फ्रेंच कंपनी के लिए। इट्स अ थर्ड पार्टी लैब एंड दे सर्टिफाई कि आपके जो UV फिल्टर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड बेसिस आप जो सैंपल्स देते हैं उसके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। हम कोशिश करते हैं वो सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पे, अपने प्रोडक्ट पेजेस पे डिस्प्ले भी करें। पिलग्रिम के केस में हम एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज डर्मा टेस्टेड। डर्मा टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं कि कैसे पैच टेस्ट कितने कंज्यूमर्स के ऊपर कितने समय के ऊपर क्लियर करना है, फेस पे नहीं होता है, ये बॉडी के किसी और पार्ट पे होता है, और उसमें प्रोडक्ट्स सेफ निकले हैं कि नहीं। इस तरीके से कभी कभी हम क्लेम्स करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने दिन में रिजल्ट्स दिखाएगा, उसके लिए भी क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो अच्छे ब्रांड्स हैं, हम बहुत क्लोजली काम करते हैं मैस्केट के साथ, और भी बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, बट ये भी पॉसिबल है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हों जो क्लेम्स बिना किसी सपोर्ट के कर दें, एंड हो सकता है कुछ समय के लिए वो चल भी जाए। बट यदि कोई गलत क्लेम्स कर रहा है मार्केट में तो कभी ना कभी पकड़ में ज़रूर आएगा। मैंने भी कई सारी फैक्ट्रीज विजिट की हैं, फार्मा और कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज, तो मैंने एक चीज़ देखी है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अभी भी बाहर की कंपनियों से आ रहा है, जैसे कि मर्क वगैरह जो आपकी केमिकल्स बनाती है, हाई क्वालिटी ग्लाइकोलिक एसिड, हाई क्वालिटी हाइड्रोक्विनोन। मेरे को ये लगा कि हमारे यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो रही है स्किन केयर में भी। स्किन केयर ब्रांड्स तो बहुत आ रहे हैं, बट
उनके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है वो तो सारा आज भी बाहर से आ रहा है और हम बस उसको एक बेस में डाल के इंडियन कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लैकिंग है, इनोवेशन नहीं है इंडियन स्किन केयर मार्केट में उतना? देखिए, यदि मैं इंटरनेशनली कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली कोरिया ने जो R&D में काम किया है, जो इनोवेशन में काम किया है, शायद कोई भी कंट्री मैच नहीं कर पाया है। इसलिए भी कि कोरिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है बहुत हाई है। लेकिन ये इंडिया में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैं आपको पिलग्रिम के कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। तो फेस पील्स का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में भी काफ़ी टाइम से रहा है, इंटरनेशनली भी रहा है। पिलग्रिम ने इंडिया का पहला लिप पील बनाया है। लिप सीरम का कॉन्सेप्ट काफ़ी कम रहा है एंड लिप एज अ कैटेगरी इज़ अ वेरी फन कैटेगरी। लोग चाहते हैं कि आपके ड्राई चैप्ड लिप्स ठीक हो जाए, लेकिन उसमें अच्छे फ्लेवर्स भी चाहते हैं। तो हमने एक बबल गम फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया है, उसमें पेपरमेंट फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया है। हमारे पास एक फिज एक्वारश बेस्ड रेंज है जिसमें कि 120 आवर्स का हाइड्रेशन मिलता है। तो ये काफ़ी सारा इनोवेशन का काम हम कर रहे हैं, काफ़ी सारा इनोवेशन का काम बाकी ब्रांड्स भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इनोवेशन नहीं हो रहा है, बट जहाँ से हमने चालू किया था 10 साल से, वहाँ से बहुत प्रोग्रेस है पिछले 10, 15, 20 साल में, और प्रोग्रेस होगी। क्या हम एट पार विथ इंटरनेशनल इनोवेशन है? शायद आज नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो मान लीजिए अगर किसी को अपना स्किन केयर ब्रांड स्टार्ट करना है स्क्रैच से, तो आपने बताया कि ऑफकोर्स प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका मैन्युफैक्चर अच्छा हो, बड़े क्वांटिटीज़ में वो मैन्युफैक्चर करता हो। उसके अलावा अब बात आती है मार्केट प्लेसेस की। तो आपको क्या लगता है कि पिलग्रिम के लिए एंड इन जनरल क्या मार्केट प्लेस बेस्ट है? उनकी वेबसाइट, आउटलेट स्टोर्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल। तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी ब्रांड जो चालू कर रहा है वो ऑनलाइन करे, थोड़ा काम अपने वेबसाइट के ऊपर भी करे, बट चैनल पार्टनर्स जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल, मिंत्रा, अभी क्विक कॉमर्स भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। सो ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, टीरा जो रिलायंस ने लॉन्च किया है, टाटा क्लिक, इतने सारे पार्टनर्स हैं। सो हर कस्टमर का एक प्रिफर्ड चैनल होता है। कुछ कस्टमर्स बोलते हैं मैं नाइका से खरीदूंगी, कुछ कस्टमर्स बोलते हैं मुझे पर्पल पे ज़्यादा ट्रस्ट है, कुछ बोलते हैं मैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहती हूँ। हर कस्टमर का एक प्रिफर्ड चैनल है। हमारा काम है कि जहाँ से कस्टमर खरीदना चाहता है वहाँ पे हम अवेलेबल हों। आप ऑब्वियसली कुछ प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आप बिल्कुल नया चालू कर रहे हैं तो हो सकता है सारे चैनल्स पे आप एक साथ ना जा पाएँ, तो आप जो बड़े चैनल्स हैं 2, 3, 4 उनके पास पहले चले जाएं, वहाँ से स्टार्ट करें। बट धीरे धीरे कोशिश यही होनी चाहिए कि अगले 1, 2, 3 साल के ऊपर आप सारे चैनल पार्टनर्स के साथ काम कर सके। अपने वेबसाइट पे भी काम करना ज़रूरी है, बिकॉज वेबसाइट पे आप काफ़ी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। चैनल पार्टनर्स में एक थोड़ा सा टाइम लैग होता है। जैसे हम अपनी वेबसाइट पे काफ़ी सारी सर्वेज रन करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट क्या चाहिए, पुराने प्रोडक्ट में क्या पसंद आ रहा है, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। ये हम शायद बाकी चैनल पार्टनर्स के वेबसाइट पे ना कर पाए। तो पिलग्रिम के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और पिलग्रिम को कहाँ से लगता है कि इधर से जो फ्यूचर है वो ज़्यादा अच्छा है? तो पिलग्रिम के लिए अभी स्प्लिट जो है 40% हमारी वेबसाइट से सेल आती है, 40% सेल हमारी मार्केट प्लेसेस यानी चैनल पार्टनर्स। मार्केट प्लेसेस कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, चैनल पार्टनर्स के थ्रू ऑनलाइन आती है, एंड अराउंड 20% सेल हमारी ऑफलाइन आती है। करीब करीब 12-15 पहले हमने ऑफलाइन में भी स्टोर्स में हमने प्रोडक्ट्स प्लेस करना चालू किया। और इंडिया में काफ़ी बड़ा ब्यूटी चैनल है जिसका नाम यूजुअली होता है ब्यूटी सेंटर, ब्यूटी पैलेस, ब्यूटी वर्ड होता है उसमें, एंड ये बहुत बड़ा चैनल है। कई बार हम लोगों को पता नहीं चलता जो ऑनलाइन के कस्टमर्स हैं कि इंडिया में इतने सारे ब्यूटी स्टोर्स जो लोकल आप बोल रहे हैं ब्यूटी बेचते हैं, जो केवल ब्यूटी बेचते हैं। ये वो ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है जो ब्यूटी भी बेचते हैं, राइट। ये केवल ब्यूटी बेचते हैं, और ये हो सकता है 500 से 5000 स्क्वायर फीट जितनी भी बड़ी हो सकती है। काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें भी होती हैं, एंड इनके पास जो सिलेक्शन और वैरायटी होती है माइंड बॉगलिंग है। राइट। कई बार लोगों को पता, ऑनलाइन ऑडियंस को पता नहीं होता है। जो लोग थोड़ा भी ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उन्हें तो पता होता है। और यहाँ पे हमें मौका मिलता है कि ब्रांड की रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें ब्यूटी एडवाइज़र बोलते हैं, जो ब्रांड के प्रोडक्ट समझा के बेच पाएँ, हम उन्हें भी अपॉइंट कर पाते। तो हमारे पास करीब करीब 800 ऐसी दुकानें हैं अभी कि जहाँ पे हमारे ब्यूटी एडवाइज़र भी हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को समझा के फिर कस्टमर्स को करेक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर्स तो है ही हैं, मॉडर्न ट्रेड है, ये सारे दुकानों से अब हम धीरे धीरे प्रोडक्ट्स प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 40-40-20 है, 40% हमारी वेबसाइट, 40% मार्केट प्लेसेस, 20% ऑफलाइन। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आज भी इंडिया में सिर्फ 5% शॉपिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है और 95% जो है वो रिटेल आउटलेट्स पे हो रही है।
तो आपको लगता है कि फ्यूचर में पिलग्रिम के लिए और या फिर कोई अपना नया ब्रांड स्टार्ट कर रहा है उसको ऑफलाइन पे उतना ही कंसंट्रेट करना चाहिए जितना ऑनलाइन में? तो ब्यूटी के केस में ये थोड़ा सा नंबर अलग है। ओवरऑल मार्केट के लिए शायद ये 5% का नंबर सही हो, बट कैटेगरी बाई कैटेगरी काफ़ी चेंज होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में मैं गेस करूँ यदि, तो शायद 30, 40, 50% भी ऑनलाइन हो। राइट। ब्यूटी के लिए जब हम पिलग्रिम स्टार्ट कर रहे थे तब ये नंबर शायद 7-8% पे था। अब ये नंबर 15 से 20% के बीच में आ गया है। एंड ऐसे प्रोजेक्शंस हैं कि अगले 5 से साल में शायद ये 25 से 30% भी ऑनलाइन शिफ्ट कर सकता है। स्टार्ट हमें ऑनलाइन करना चाहिए, बट ऑफलाइन जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दी सेल्स अभी भी वहाँ पे हो रही है। बहुत कस्टमर्स अभी भी कंफर्टेबल नहीं है कि बिना प्रोडक्ट ट्राई किए, टेस्ट किए, वो केवल ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। तो ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे साथ साथ। ऑनलाइन चैनल्स भी ग्रो करते रहेंगे एंड ऑफलाइन चैनल्स की जो जगह है, जो एक रिटेल थेरेपी का जो मज़ा है, वो भी हमेशा रहेगा। तो स्टार्ट में हमेशा कोई भी नया ब्रांड स्टार्ट करा तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन कीजिए, बट जब ब्रांड एक थोड़े स्केल पे आ जाए तो आपको ऑफलाइन धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। ऑफलाइन में एक जो रिस्क होता है कि यदि आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिके तो वापस आ सकते हैं, एंड वो वापस आने में 6 महीना साल भर कई बार लग जाता है। तो ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी कि जब आपने प्रोडक्ट्स प्लेस किए हैं तो उनकी एक्चुअल सेल हुई है कि नहीं है। एक हमारे में साइकोलॉजी भी है मुझे लगता है एज अ कंज्यूमर की, जो चीज़ ऑफलाइन प्रेजेंट है वो लोग जनरली उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू जो सिर्फ ऑनलाइन हो। आई एग्री विथ यू। जब ब्रांड हम फिजिकली 2-3 जगह देख लेते हैं तो एक ट्रस्ट बढ़ जाता है उसमें। और अब जैसे सोशल मीडिया में इतने सारे स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स हैं, डर्मैट्स हैं जो कि कंटेंट बना रहे हैं, इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपके ग्रोथ में? तो मुझे लगता है कि जैसे दिन में सनस्क्रीन लगाना जितना ज़रूरी है, स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स एंड डर्मैट्स का रोल वैसा ही है पूरे इकोसिस्टम के लिए, खाली पिलग्रिम के लिए नहीं। एंड मैं क्यों सनस्क्रीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जांपल बहुत पसंद है। देखिए, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, ये अब तो वेल एक्सेप्टेड है, बट आज से 3-4 साल पहले आप देखेंगे या 5 साल पहले हमारे यहाँ सनस्क्रीन का कल्चर नहीं था। एंड आई एम श्योर ये आपके पास इतने पेशेंट्स आते एंड मैंने हमेशा डर्मैट से सुना है कि यार सनस्क्रीन तो लगाओ, और कुछ नहीं कर रहे तो सनस्क्रीन तो लगाओ। डर्मैट्स तो हमेशा से रहे, ऐसा नहीं कि डर्मैट्स ओवरनाइट डबल हो गए, लेकिन जो डर्मैट्स के थ्रू रीच अभी उनको सोशल मीडिया पे मिल रही है। तो ये जो कंज्यूमर एजुकेशन हो पा रही है, सिंपल थिंग्स लाइक यार और कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम सनस्क्रीन लगाओ। एंड सनस्क्रीन्स में हम जो एक्सप्लोजिव ग्रोथ पिछले 2-3 साल में देख रहे हैं एज अ कैटेगरी, मुझे लगता है इसका काफ़ी बड़ा श्रेय जाता है डर्मैट्स को और स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स को, जिन्होंने इतने बार हमें समझाया। 2 फिंगर रूल मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली। ये 2 फिंगर रूल मुझे 5 साल पहले नहीं पता था। जब मैंने पिलग्रिम स्टार्ट किया और आपके जैसे लोगों से मैंने ये सीखा है कि अरे सनस्क्रीन लगा तो ले भाई, ये 4 टिपके लगाने से काम नहीं चलेगा। सनस्क्रीन को काम करने के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें, या सिरम्स का रोल क्या होता है, लेयरिंग कैसे करना है प्रोडक्ट्स की। हमें भी जब इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको इसके साथ मैच कर लें क्या, कौन सा प्रोडक्ट किस ऑर्डर में यूज़ करें, AM रेजीम यानी सुबह का रेजीम क्या है, शाम का रेजीम क्या है। तो ये सब काम यदि किसी भी ब्रांड को अकेले करना पड़े, पिलग्रिम हो चाहे कोई और छोटा या बड़ा कोई भी ब्रांड हो, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये तो काम इकोसिस्टम ने, डर्मैट्स ने, स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स ने इतनी मेहनत करके लोगों को ये समझाया है कि ये प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ किए हैं, ब्रांड्स को हेल्प किया है रिव्यू करने में, और कस्टमर फीडबैक भी कई बार चैनल करने में कि यार हमें ये फीडबैक आ रहा है, आपको ये फीडबैक आया कि नहीं। तो पिलग्रिम की ने तो हमेशा बहुत पार्टनरशिप्स की हैं स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स एंड डर्मैट्स के साथ। आपके साथ डॉक्टर जुष्या के साथ भी काम करने का मौका मिला है। बट मुझे लगता है पिलग्रिम के लिए या पूरे इकोसिस्टम के लिए डर्मैट्स एंड स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि सनस्क्रीन लगाना दिन में जितना ज़रूरी है। एज अ पर्सन हु एडवर्टाइजेज ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेटर रिटर्न देता है, किस पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, या फिर एक गूगल मर्चेंट सेंटर भी आजकल या गूगल एड्स भी आती है, तो किस पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हो? हम थोड़ा सभी में करते हैं। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा शायद फोकस रहता है, बट गूगल के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूट्यूब में काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल है, गूगल मर्चेंट सेंटर पॉसिबल है। एक मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट होता है फुल फनल का, कि जब ब्रांड के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो अवेयरनेस कहाँ से आप जनरेट करोगे। मुझे ब्रांड के बारे में पता है लेकिन मैं अभी भी खरीदने ब्रांड को तैयार नहीं हूँ, तो कंसिडरेशन कि मुझे ये ब्रांड पता है बट इसको मैं सीरियसली कंसिडर करूँ जब मैं कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा हूँ। एंड थर्ड इज़ एक्चुअल सेल। तो अलग अलग चैनल्स का अलग अलग रोल होता है इस पूरी जर्नी में।
तो अवेयरनेस में कई बार रोल होता है इंस्टाग्राम का, काफ़ी होता है यूट्यूब का, काफ़ी होता है कंसिडरेशन में रोल होता है अगेन जो हम रीमार्केटिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बार ये कस्टमर्स का डेटा होता है कि हमारी वेबसाइट पे आए बट ख़रीदा नहीं, तो इन्हें भी हम क्या प्रोडक्ट दिखाएं। पहले तो यदि वो शैम्पू देख के गए थे तो क्या हम अगला प्रोडक्ट उन्हें शैम्पू दिखाएं कि सनस्क्रीन दिखाएं, और ये सारे चॉइसेस हम कर पाते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, लेकिन वो ब्रांड को कॉल लेना पड़ता है। और फिर है फाइनल एक्शन, जब कस्टमर दिमाग बना चुका होता है कि यार ये प्रोडक्ट खरीदना है, तब वो गूगल पे जाके सर्च करता है पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम। अब ये गूगल पे ही सर्च हो रहा है, ये इंस्टाग्राम के थ्रू कैप्चर नहीं हो सकता है, तो हमें वहाँ पे गूगल पे भी एडवर्टाइज करना ज़रूरी है। सो डिपेंडिंग अपॉन हम मार्केटिंग की कौन सी फनल पे हैं, अवेयरनेस में है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों का रोल है, कंसिडरेशन है, तो रीमार्केटिंग यहाँ पे भी। लेकिन ये ऑडियंस का डेटा हमारे पास है कि नाम नंबर शायद नहीं है, लेकिन हमें इनका पिक्सल है कि हम इनको रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग कर पा रहे हैं अक्रॉस द वेब। एंड जब फाइनल सेल आता है तो नॉर्मली ये गूगल से कन्वर्ट होता है, वो कस्टमर जाके गूगल पे ब्रांड नेम या प्रोडक्ट का नाम ब्रांड के साथ खोजता है। कई बार मैंने देखा है कि हम डर्मैट्स वीडियो बनाते हैं किसी चीज़ पे, जैसे कि रोज़मेरी ऑयल पे पिछले 2-3 महीने में काफ़ी सारे डर्मैट्स ने वीडियोस बनाई, और अब एकदम से कुछ कंपनीज आ गई हैं रोज़मेरी ऑयल लेकर, बिकॉज उन्हें लगा शायद वो जो अवेयरनेस वाला पॉइंट जो आपने सबसे पहले बोला वो हो चुका है, तो अब उसका लेवरेज लिया जाए। तो ऐसा कभी आपने सोचा है कि, या आपके ब्रांड ने कभी ऐसा किया है कि इस बारे में बात हो रही है ज़्यादा सोशल मीडिया में, तो इसी के ऊपर हम प्रोडक्ट लेके आते हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में? हम लोग काफ़ी सारी सोशल लिसनिंग करते हैं एंड सर्वेज भी करते हैं। सोशल लिसनिंग मतलब इंस्टाग्राम में क्या बात हो रही है हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे, या बाकी ब्यूटी क्रिएटर्स डरमैट्स के हैंडल्स पे क्या क्वेरीज आ रही हैं, मतलब कि कहीं पे कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट गैप लग रहा है मार्केट में, या वो कंज्यूमर नीड है जो कि ब्रांड्स अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे। आप जैसे देखिए, हम क्योंकि सनस्क्रीन्स की बात कर रहे थे पहले, आज से 3-4-5 साल पहले तक जो सनस्क्रीन्स आते थे उनका टेक्सचर बहुत हैवी होता था, एंड जो सबसे कॉमन कंप्लेन थी कि यार ये वाइट कास्ट छोड़ देता है, यानी मैंने लगाया सनस्क्रीन और चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया। राइट। तो उसके बाद ये भी समझना कि कस्टमर्स यदि बोल रहे हैं वाइट कास्ट छोड़ रहा है, मतलब उन्हें इससे तकलीफ है, और इसका मतलब ये कि हमें एक ऐसा सनस्क्रीन बनाना पड़ेगा कि जो कि लाइट वेट, लाइट टेक्सचर हो। तो ये समझ पाना और फिर उस हिसाब से R&D को डिप्लॉय कर पाना बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा भी चैटर हो सकता है जो कि शायद कंज्यूमर्स के लिए अच्छा नहीं हो, तो वी हैव टू फिल्टर आउट द नॉइज फ्रॉम द जेन्युइन कस्टमर नीड्स एंड आइडेंटिफाई जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट गैप्स हैं जो कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं। पिलग्रिम के पास आज से 1-1.5 साल पहले सनस्क्रीन था ही नहीं, और फिर हमारे वेबसाइट पे सर्चेस चालू हुई सनस्क्रीन्स की। पिलग्रिम के पास आज से 6-8 महीना पहले तक कलर कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं थे, लेकिन हमारे वेबसाइट पे आके लोगों ने फाउंडेशन खोजना चालू किया। राइट। तो तब हमें समझ आया कि पिलग्रिम के कस्टमर्स को पिलग्रिम से फाउंडेशन चाहिए। राइट। फिर हमने उनसे बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि यदि आप फाउंडेशन पिलग्रिम से चाहते हैं तो कैसा फाउंडेशन चाहते हैं, तो हमें उन्होंने बताया कि हमें एक लाइट वेट, लाइट टेक्सचर चाहिए। अब ये काफ़ी बड़ा ट्रेंड है हाइब्रिड मेकअप का, विच मीन्स स्किन केयर इन्फ्यूज मेकअप। तो जो स्किन केयर के एक्टिव्स हैं हम फाउंडेशन में डाल के एक लाइट टेक्सचर ऑफर कीजिए। तो फिर हमने उस हिसाब से एक सिरम फाउंडेशन बनाया है जिसमें कि स्किन केयर के भी एक्टिव्स हैं, फाउंडेशन भी है, बट बहुत ही लाइट वेट है। तो ये सारी सोशल लिसनिंग, चाहे हमारे वेबसाइट पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे बाकी चैटर क्या हो रहा है, अमेज़ॉन से भी हमें काफ़ी सारा डेटा मिलता है, तो ये सबको एक हम सिंथेसाइज करके हमारे इंटरनल टूल से प्रोसेस करके एनालाइज करके समझते हैं कि कौन सा एक्चुअल कस्टमर नीड है और कौन सा ऐसी चैटर है जिसका कि एक्चुअल नीड नहीं है, केवल चैटर है, उसे इग्नोर करना पड़ेगा। एक और ट्रेंड है कोरियन स्किन केयर का, और मैंने देखा है कि पिलग्रिम का काफ़ी फोकस रहता है कोरियन स्किन केयर पे, और आपके कई सारे प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कोरिया की एक जो यूनिकनेस रही है कि उन्होंने काफ़ी सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा काम किया है, एंड स्किन केयर में तो वो बिल्कुल पायनियर रहे हैं। तो कोरिया में जिस लेवल की R&D होती है, जैसा इनोवेशन है, आई थिंक बहुत कम कंट्रीज़ में हुआ है, एंड जो कोरियन स्किन केयर ट्रेंड्स रहे हैं इंडिया में को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो ये फेस मास्क, टिश्यू पेपर बेस्ड जो फेस मास्क होता है, वो जो पूरा ट्रेंड है वो कहीं पे कोरिया से ही आया है। जो सीरम्स का भी ट्रेंड है वो कोरियन इन्फ्लुएंस से काफ़ी पिकअप किया है। अब तो वेस्ट में भी बहुत सीरम इन्फ्लुएंस हो गया है, बट फेस सीरम वगैरह ये काफ़ी कोरियन इन्फ्लुएंस से आया है। तो डू वी लुक अप टू कोरिया एज अ कंट्री फॉर इनोवेशन एंड R&D? वी डेफिनेटली लुक अप टू कोरिया फॉर दैट। एट द सेम टाइम कोरिया के बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। तो जेजू आइलैंड्स की जो आप बात कर रहे थे, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है इनका, ये वॉल्केनोस के थ्रू बने हैं। Okay. तो जब कोई भी आइलैंड वॉल्केनोस से बनता है
तो उसके आसपास एक ऐसा इकोलॉजी डेवलप होता है कि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं हमें। राइट। जैसे वॉल्केनो की जो ऐश होती है, वॉल्केनिक लावा ऐश, उसके काफ़ी सारे स्किन केयर प्रॉपर्टीज़ हैं। वहाँ पे जो फ्लावर्स बनते हैं, चाहे वो वाइट लोटस हो, कमीलिया हो या युगडू जिसे हम नटमेग बोलते हैं, ये काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जब जेजू आइलैंड से मिलते हैं तो उसके काफ़ी हाई प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वर्सेस हो सकता है वाइट लोटस आपको किसी और पार्ट से भी मिले, लेकिन जब वो जेजू आइलैंड से आता है तो उसकी एफिकेसी काफ़ी पोटेंट होती है। सो इसलिए हम लोग जेजू आइलैंड से वो इंग्रेडिएंट्स ला के इंडियन ऑडियंस को ऑफर करना चाहते हैं थ्रू कोरियन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंड इसलिए हमारा काफ़ी फोकस रहा है कि जो कोरिया की इनोवेशन और R&D रही, उससे इंस्पायर होकर हम कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में ऑफर कर सकें। तो बेसिकली आप वहाँ से जो API है वहाँ से लेते हैं और फिर यहाँ पे प्रोसेस होके वो मार्केट में आता है, राइट? जी। और इसी तरीके से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं? तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से अभी हम पतुआ करके एक ऑयल लेके आते हैं। तो ये ड्राई फ्रीजी हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा एक पूरा रेंज है जिसमें हमने पतुआ और केराटिन को ब्लेंड किया है। एंड ड्राई फ्रीजी हेयर के लिए उसमें हमारा शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर मास्क है, लीव-ऑन कंडीशनर है, 5-6 प्रोडक्ट्स है जो कि वन ऑफ आर मोस्ट पॉपुलर रेंजेस है। एंड जैसे हम ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, आज से आप 5 साल पीछे जाएं तो ये ड्राई फ्रीजी हेयर लोगों की प्रॉब्लम थी, बट इसके लिए प्रोडक्ट्स बहुत कम थे। सारे ब्रांड्स फोकस करते थे हेयर फॉल के लिए, एंड दैट इज अ वेरी बिग मार्केट। आई एम नॉट सेइंग कि हेयर फॉल इज नॉट एन इंपॉर्टेंट मार्केट, बट ड्राई फ्रीजी हेयर को केटर करने के लिए प्रोडक्ट्स बहुत कम थे। लेकिन ये सोशल लिसनिंग से हमें पता चला कि ड्राई फ्रीजी हेयर इज स्टिल एन अनरिजॉल्व प्रॉब्लम एट द राइट प्राइस पॉइंट। हो सकता है आपको 2000 में वो प्रोडक्ट अभी भी मिल रहा हो, लेकिन क्या हम 400-500 रुपये में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं? एंड दैट्स हाउ दिस रेंज वॉज बॉर्न, जहाँ पे हम पतवा खरीदते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से एंड केराटिन से ब्लेंड करके एक बहुत प्यारी रेंज बन के आई है। 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे फेवरेट है और मैंने कई सारे अपने फॉलोअर्स को भी रिकमेंड किया है, वो अनस्पॉन्सर्ड पोस्ट में भी। वो है एक आपका पिलग्रिम हेयर मास्क और एक रिडेंसलर एनागिन हेयर सीरम। तो पहले रिडेंसलर एनागिन हेयर सीरम की बात करते हैं। वो बहुत ही पॉपुलर है। इनफैक्ट कई बार पेशेंट्स आते हैं और हेयर फॉल के लिए पूछते हैं आप क्या यूज़ कर रहे थे, तो वो पिलग्रिम का रिडेंसलर एनागिन सीरम रखते हैं टेबल पे। इतने सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, बट आपको क्यों लगता है कि आपका प्रोडक्ट इस कैटेगरी में नंबर 1 क्यों है? तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ द कोर ऑफ द ब्रांड। तो हमारा जो एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम है, जिसमें कि कोरियन राइस वाटर, रिडेंसिल, एनागेन और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का ब्लेंड गया है, ये प्रॉबेबली इंडिया का इकलौता प्रोडक्ट है जो कि क्लिनिकली टेस्टेड है फॉर हेयर ग्रोथ इन 28 डेज। ये क्लिनिकल टेस्टिंग के रिजल्ट्स अभी कुछ महीने पहले हमारे पास आए हैं और अब हमने इसके बारे में बात करना चालू किया है। तो इस प्रोडक्ट की एफिकेसी इतनी अच्छी रही है, या मैं देसी भाषा में बोलूँ तो ये काम करता है। बाकी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हो सकता है अच्छे हों, बट हमारे प्रोडक्ट का जो हमेशा फीडबैक रहा है कि यार ये काम करता है। इंसिडेंटली एक राज की बात आपको मैं बताता हूँ। मुझे खुद हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम 5-7 साल पहले चालू हुई, एंड मेरे सिर पे जो भी बाल बचे हुए वो है बिकॉज ऑफ द एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम ऑफ पिलग्रिम। मैं रोज़ रात को ये जरूर लगाता हूँ बिकॉज हेयर थिनिंग इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ये आपका सब्जेक्ट है, बट जो भी आप जैसे लोगों से सीखा है मैंने कि एक बार हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई तो कभी ना कभी तो बाल जाने वाले हैं, आप डिले कर सकते हैं इसको। तो पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम ने मुझे भी काफ़ी हेल्प किया है कि मेरे बाल बचे रहें, एंड होपफुली ये 10-20 साल और बचे रहेंगे। अदरवाइज शायद अभी तक मेरे काफ़ी बाल जा चुके होते थे। और दूसरा प्रोडक्ट है आपका द हेयर मास्क। अब तो बहुत सारे आगे मार्केट में, बट इनफैक्ट मेरे पास भी जब मैं फार्मा कंपनीज के प्रोफाइल देखता हूँ तो उसमें हेयर मास्क नहीं था, और इतने सारे पेशेंट्स आके फ्रिजी हेयर के लिए बोलते थे। तो आई थिंक आपका इज़ द ओनली OTC ब्रांड या फिर ऑनलाइन ब्रांड जिसका कोई प्रोडक्ट मेरे क्लिनिक फार्मेसी में मैंने ऐड करवाया, क्योंकि हेयर मास्क के लिए कोई और सोल्यूशन ही नहीं था। तो वो आर्गन ऑयल हेयर मास्क, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो आपने कैसे, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट, तो कैसे आपके दिमाग में आया यार ये बनाते हैं, और कैसे आया वो आइडिया और कैसे वो प्रोडक्ट इतना हिट किया मार्केट को? तो देखिए, इनोवेशन पे पिलग्रिम का हमेशा से फोकस रहा है। हम पहले भी बात कर रहे थे। तो हेयर मास्क हमने देखा कि या तो इंटरनेशनली अवेलेबल थे या इंडिया में अवेलेबल थे, तो इतने महंगे थे कि कस्टमर्स के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता था कि रेगुलर यदि यूज़ करना है। एंड हेयर मास्क का एक जो फ़ायदा है कि कस्टमर्स को इंट्यूटिवली समझ आता है कि लगा के 5-10 मिनट इसे काम करने का मौका देना है, तो इसलिए उसमें एफिकेसी डिलीवर करना भी पॉसिबल हो पाता है।
जो आप आर्गेन ऑयल हेयर मास्क की बात कर रहे हैं, उसमें आर्गेन ऑयल के अलावा जेजू आइलैंड से और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड किए हमने, जैसे कि उसमें वाइट लोटस और कैमिलिया, जो कि जेजू आइलैंड से हम मंगाते हैं। राइट। तो ये जो ब्लेंड बन के आया है, ये बहुत इसको प्यार मिला है कस्टमर से, आपके जैसे डरमैट से हमें बहुत इसका प्यार मिला है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा काम करता है। जब हमने लॉन्च किया था तो हमें नहीं पता था कि ये इतना हिट हो जाएगा। हम तो हर प्रोडक्ट पे उतनी ही मेहनत करते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स की मार्केट में नीड शायद ज़्यादा होती है एंड इसलिए वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा टेक ऑफ कर जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे जो कि मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन शायद वो मार्केट में नीड उतनी बड़ी नहीं थी, तो वो शायद उतने नहीं चले। तो हमारा तो काम है इनोवेशन करते रहना, हर प्रोडक्ट पे उतनी मेहनत करना, बट जहाँ पे कंज्यूमर्स की नीड ज़्यादा होती है वो प्रोडक्ट शायद ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जहाँ कस्टमर्स को उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं फेस हो रही, वो शायद प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। कोरियन प्रोडक्ट्स जो आपके हैं और कोरियन इंग्रेडिएंट जो आप लाते हो, उनके बारे में आपको कौन गाइड करता है? क्योंकि मुझे ये पता है कि एज अ डर्मैट मैंने भी वहाँ के ही चीज़ें पढ़ के सीखा है कि पॉलीग्लूटामिक एसिड है, क्योंकि हमारी किताबों में नहीं है, और वो हाइलुरोनिक एसिड से भी कहीं ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। तो इस तरीके से मुझे भी उसकी पूरी नॉलेज नहीं है। तो आई एम श्योर कि इंडिया में वो लैक्यूने हैं और आपने कोई ना कोई कोरियन टीम के साथ आपने कोलैबोरेट करके वहाँ के इंग्रेडिएंट्स यहाँ लाए हैं। किस तरीके से आपको पता चला कि यार ये जो इंग्रेडिएंट है इस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा? तो हमारे पास क्लोज टू 1 डज़न 12 से ज़्यादा पार्टनरशिप हैं ग्लोबली। ओके। नॉट जस्ट इन कोरिया बट अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो हमें कंटिन्यूसली फीड करती हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स के क्या स्टडीज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमारी इन हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग R&D एंड NPD टीम है। R&D यानी जो रिसर्च डेवलपमेंट करती है, NPD यानी जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करती है। हमारी इन हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। हम जिन मैन्युफैक्चरर पार्टनर्स के साथ काम करते हैं उनके पास भी R&D की टीम होती है, तो वो R&D टीम्स भी हमें गाइड करती हैं। ये सब मिलके जब हम फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके जो ग्लोबल R&D लैब से आ रहा है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स से आ रहा है, हमारी जो इन हाउस R&D टीम जो खुद रिसर्च कर रही है, हमारी जो NPD टीम रिसर्च कर रही है, वो सब कुछ सिंथेसाइज करके हम बेस्ट इंग्रेडिएंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड थोड़ा बहुत मेरा भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी टीम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज मेरा खुद का बैकग्राउंड 12-15 साल जो मैं आपको बता रहा था स्पा सैलून इंडस्ट्री में ही रहा है। मुझे मौका मिला सीखने का, तो ये सब मिलजुल के हम बेस्ट इंग्रेडिएंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार ब्रांड मार्केट में आ गया, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए पिलग्रिम क्या कर रहा है? इवन बिफोर वी गो टू द मार्केट, हमने पहले भी बात की, मार्केट में जाने के पहले ही बहुत कुछ करना होता है ताकि जब आप प्रोडक्ट मार्केट में भेज रहे हैं उसकी क्वालिटी इज़ एज एक्सपेक्टेड बाय द ब्रांड। उसके बाद देयर इज़ कंटिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू वेरियस चैनल्स। हम अलग अलग चैनल पार्टनर्स में क्या रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ आ रहे हैं कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। हमारे खुद के इंस्टाग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल्स के थ्रू हमें दिन में 1000 से ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हम करते हैं। कभी कस्टमर्स पूछ रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ करूं, उन्हें डाउट होता है यार मेरा कुरियर 2 दिन हो गया पहुंचा नहीं, कहाँ पहुंचा है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं जिसमें कुछ फीडबैक हमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी होता है। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम काफ़ी एक्टिवली रीच आउट करते हैं अपने कंज्यूमर्स को समझने के लिए कि ये क्या फीडबैक आ रहा है। हमारी टीम्स जो हैं उनसे हम फीडबैक कंटिन्यूसली लेते हैं, बिकॉज अब हमारी टीम भी करीब 1,500 लोगों की हो गई है। उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसा पसंद आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे कुछ कंज्यूमर पैनल्स हैं। कंज्यूमर पैनल मतलब हमारे जो कुछ कंज्यूमर्स जिन्होंने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट किया है, उनको हम प्रोएक्टिवली प्रोडक्ट्स भेजते हैं एंड उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है। तो ये काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिससे हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं एंड यदि कभी कोई इंप्रूवमेंट एरिया लगता है तो उसे रीफॉर्मुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। इतने सारे ब्रांड मेरे पास आते हैं, अपने कई सारे सैम्पल्स भी बेचते हैं। मैंने कई बार देखा है कि कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी शायद उतनी सुपीरियर नहीं है, बट वो भी इस सोशल मीडिया के ट्रेंड में पिकअप कर चुके हैं और मेरे को लगता है कि उनका भी एक अच्छा खासा बिजनेस है। क्या लगता है आपको कि ऐसे ब्रांड्स क्यों पिकअप किए और ये कहाँ तक जाएंगे? देखिए, आप नए ट्रायल्स जो हैं, नए प्रोडक्ट्स किसी को बेच सकते हैं ओनली थ्रू मार्केटिंग, बट रिपीट्स केवल अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे ब्रांड्स के लिए आएंगे। कई बार हम सोचते हैं ब्रांड मतलब कुछ ये बहुत ही एसोटेरिक चीज़ है, ये कुछ फजी है बहुत ही, जिसे समझना मुश्किल है। मेरे लिए ब्रांड यानी ह्यूमन बीइंग ही है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आप किसी को जानते हैं जो आपसे जो कमिटमेंट्स कर रहा है वो पूरे नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? तो शायद 1-2 बार आप देखेंगे, उसके बाद आप उस आदमी से या उस व्यक्ति से आप दूर होना चालू कर जाएंगे। एंड खाली आप नहीं है, उसके आस पड़ोस के सारे लोग करेंगे। इसीलिए कुछ लोग इतने वेल रिस्पेक्टेड, इतने ट्रस्टेड होते हैं क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो हमेशा वो डिलीवर कर रहे हैं। एक ब्रांड भी एक इंसान की तरह होता है कि जो भी ब्रांड वो कमिटमेंट कर रहा है वो क्या उसको जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो जो ब्रांड कंसिस्टेंट रहेगा,
प्रोडक्ट क्वालिटी में, बिकॉज सबसे फंडामेंटल जो किसी भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है किसी ब्रांड से कि जो मैंने खरीदा, जो देख के मैंने खरीदा, मुझे वो मिला कि नहीं, या जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार ये काम करता है क्या, करेक्ट, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, विल दिस वर्क फॉर मी। सो यदि प्रोडक्ट्स काम नहीं कर रहे हैं तो ये इंसान की तरह है, राइट। आपके रिलेशनशिप कभी ना कभी ख़त्म होने ही वाला है ना। आप हो सकता है बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, बहुत अच्छी कार है, हो सकता है शुरू में कुछ दोस्त बन जाएं आपके, लेकिन धीरे धीरे आप यदि इंसान अच्छे नहीं हो, आप अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते हो, तो लोग दूर जाने लगेंगे। ब्रांड इज एग्जैक्टली लाइक दैट। आप हो सकता है एज अ ब्रांड बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छी पैकेजिंग, बहुत अच्छा सोशल मीडिया कर रखा है, बट यदि सब्सटेंस नहीं है तो अर्ली सक्सेस के बाद वो नीचे ही आने वाला है। तो अगर आपको एज अ कंज्यूमर बना दिया जाए, आप क्या एडवाइस करोगे व्यूअर्स को कि क्या देखना चाहिए एक स्किन केयर प्रोडक्ट लेते समय? कोई नया ब्रांड आया है तो वो लेना चाहिए कि नहीं, और लेना चाहिए तो किन पैरामीटर्स पे डिसाइड करना चाहिए? देखिए मेरे लिए तो आंसर बहुत सिंपल है, उस पर पिलग्रिम लिखा है कि नहीं आप बस ये देख लो। नहीं, बट बाकी सोशल मीडिया रिकमेंडेशंस क्या आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली क्या बोल रहे हैं, आप उस पर एज ह्यूमन बींग्स हम सब रिलाई उसी पे करते हैं कि हमारे व्यक्ति जितना करीब होगा हम उसके रिकमेंडेशन को उतना सीरियसली लेते हैं। राइट। तो आपने टीवी एड्स में भी हम ज़माने से देखते आ रहे हैं कि माँ बेटी को बता रही है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करो, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा जो सुनते हैं अपनी बहन की सुनते हैं। एंड इवन फॉर मैन, वुमेन लिसन टू अदर वुमेन एंड मैन ऑल्सो लिसन टू अदर वुमेन व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लड़कों को लगता है कि यार मुझे तो कम ही पता है, मेरी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बहन को मुझसे ज़्यादा पता है ब्यूटी के बारे में। सो आई थिंक word of mouth is the most critical thing for any brand. And as a customer also, I would, if I was not running Pilgrim, I would have relied on recommendations from my friends and family to try out new products. इतने सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया में, मॉडर्न मेडिसिन है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इसमें क्या होता है कि टफ हो जाता है शायद ब्रांड के लिए कि किसको फॉलो करें। क्या हम मॉडर्न मेडिसिन डर्मैट्स जो बोल रहे हैं उनको फॉलो करें, या फिर जो हमारे कल्चरली हमें सिखाया गया है, हमारी दादी नानी ने हमें बताया है, और जो हम आयुर्वेद और होम्योपैथी के बुक्स में है वो फॉलो करें? तो उसको आप कैसे देखते हो कि किस ट्रेंड को पकड़ा जाए? देखिए हर ब्रांड की अलग अलग पोजीशनिंग है, हर ब्रांड अलग तरीके से बना हुआ है। एंड एज अ कस्टमर आई थिंक ये अच्छा है कि इतने सारे ब्रांड्स हैं और हर कस्टमर को अपील करने के लिए ऑप्शंस हैं। तो यदि आप हार्डकोर आयुर्वेदा के फॉलोअर हैं तो पिलग्रिम इज नॉट एन आयुर्वेदा ब्रांड। आपके लिए बहुत अच्छे ब्रांड्स मार्केट में मिलेंगे आपको। आप यदि बहुत ही फंक्शनल कलर कॉस्मेटिक्स खोज रहे हो, राइट, व्हेन आई से फंक्शनल कलर कॉस्मेटिक्स मतलब आप चाहते हैं कि लिपस्टिक आपकी 15 घंटे 16 घंटे चले, बट उसके साथ लिप्स ड्राई होने वाले हैं, राइट, वो पिलग्रिम में आपको नहीं मिलेगा। पिलग्रिम में आपको लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा 8 से 12 घंटे की लिपस्टिक विच विल नॉट ड्राई योर लिप्स। तो किस कस्टमर की क्या नीड है उस हिसाब से अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पिलग्रिम ट्राइज टू सर्व इट्स कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स की नीड है, जो हमारे कस्टमर्स हमें बताते हैं। पिलग्रिम जो ऑफर करता है कि हम वर्ल्ड के बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेस्ट ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं, एंड हमारे कस्टमर्स को वो पसंद आता है। और हमारी एक ही कोशिश है कि हर प्रोडक्ट से हम एफिकेसी डिलीवर कर सकें। प्रोडक्ट काम करता है क्या, हमारे हर प्रोडक्ट से फाइनली बोलना, हमारे कस्टमर्स हमें सुनना है मैंने यूज़ किया एंड इट डिलीवर्ड रिजल्ट्स। राइट। आपने बताया आप स्किन केयर एंथुजियास्ट है और आपकी तो स्किन केयर कंपनी है, तो आपकी डेली स्किन केयर रूटीन क्या है ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड है हम। तो मेरी खुद की स्किन केयर रूटीन काफ़ी इवॉल्व हुई है। आज से 5, 7, 8 साल पहले शायद मेरी स्किन केयर रूटीन और बहुत बेसिक थी। अब जैसे जैसे मैं भी सीख रहा हूँ, मेरी भी 3-4 स्टेप रूटीन हो गई अभी मॉर्निंग में। अच्छा। तो फेस वॉश, कभी सिरम, कभी फेस क्रीम, एंड उसके बाद सनस्क्रीन, ये 3 स्टेप्स मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ। एंड क्योंकि इतने प्रोडक्ट नए हम बनाते रहते हैं तो बहुत सारा ट्रायल्स मैं खुद भी अपने स्किन पे करता हूँ। रात को फेस वॉश के बाद, फेस वॉश कंपलसरी है, बट उसके बाद कभी मैं कोई फेस मास्क, स्लीपिंग मास्क जो कि रात भर आप लगा के छोड़ सकते हैं वो लगा लेता हूँ। कभी नाइट क्रीम लगा लेता हूँ, कभी रात को सिरम लगा लेता हूँ जो कि बेटर एब्जॉर्ब होते हैं रात को। तो कोई डिफाइंड नहीं कि यही एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं काफ़ी मिक्स एंड मैच करते रहता हूँ पिलग्रिम में क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। बट मॉर्निंग में यूजुअली 3 स्टेप्स, फेस वॉश, 1 सिरम और क्रीम एंड सनस्क्रीन। रात को फेस वॉश एंड कभी कभी एक सेकेंड प्रोडक्ट। एक मैं हमारा पीलिंग सोल्यूशन जो AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन वो हफ्ते में एक बार अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड हमारा हेयर ग्रोथ सीरम जो मैं पहले भी बता रहा था, बिकॉज मुझे खुद को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम रही है, तो मैं अपना हेयर ग्रोथ सीरम हर रोज़ रात को ज़रूर लगाता हूँ। एंड मैंने एक जो चीज़ सीखी एटॉमिक हैबिट से, कि कोई भी चीज़ यदि नई हैबिट हमें अपनानी हो, तो मैं पहले बहुत, मुझे इच्छा थी कि यार हेयर ग्रोथ सीरम रोज़ लगाना, मैं भूल जाता था कि क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं था। तो फिर मैंने ये सारे इसका रूटीन कर दिया कि रात को ब्रश करना तो कंपलसरी है, तो ब्रश करने के इमीडिएटली बाद में हेयर ग्रोथ सीरम लगा लेता हूँ।
तो इसका कोई लिंक नहीं है, बट मुझे याद रहे इसके लिए मैं ब्रश करता हूँ और हेयर ग्रोथ सीरम लगाता हूँ कि मिस नहीं हो। पिलग्रिम के अलावा कुछ ब्रांड यूज़ करते हो आप? स्किन और हेयर में तो नहीं करता हूँ, ट्रायल्स के लिए ज़रूर करता हूँ। अच्छा। तो हम बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लाते हैं, ट्राई करते हैं, उसके लिए यूज़ करता हूँ, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस तो पिछले 5 सालों से केवल पिलग्रिम का ही साथ है। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे जो बहुत हाईली प्राइस्ड रहते हैं, ओबाजी है जैसे, काफ़ी हाई प्राइसिंग में उसके आती है, तो क्या डिफरेंस है इनके इंग्रेडिएंट्स में, इनकी क्वालिटी में कंपेयर टू जो नॉर्मल हमारे ब्रांड्स आते हैं बिटवीन 500 to 1500? देखिए, पिलग्रिम में हमारी कोशिश यही रही है कि जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपको 2000-4000 के प्रोडक्ट्स पे मिलती है, क्या हम आपको वो 500-600 रुपये में दे पाएँ। सो दैट इज़ द गैप वी आर ट्राइंग टू फिल। कि कई बार ये ब्रांड्स की पोजिशनिंग ऐसी है कि वो लग्जरी डोमेन में है, राइट, एंड हेंस दे चार्ज अ प्रीमियम फॉर दैट, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग, इट इज़ डिफरेंट। सो पिलग्रिम में हमारी जो पूरी कोशिश रही है कि क्या हम आपको उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, वैसा ही इनोवेशन, वैसा ही R&D, वैसे ही इंग्रेडिएंट्स एक मच मोर एक्सेसिबल, मच मोर अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे दे पाए। तो कई सारे ब्रांड्स हमारे जो 4000-6000 के ब्रैकेट में है, तो क्या वो सिर्फ उनकी पोजिशनिंग के वजह से है या फिर उसमें क्वालिटी का भी कोई रोल है? देखिए, मुझे लगता है काफ़ी सारा रोल तो पोजिशनिंग का ही है एंड उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स का है। क्योंकि बहुत बार ये जो 4000-6000 के प्रोडक्ट्स है, ये बाहर से आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, जब इंडिया में आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं, उसमें बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ लग जाती हैं। राइट। दूसरा जो इसमें चैलेंज आता है, जिसे हम प्राइस पैरिटी बोलते हैं। तो आप देखिए, आप कोरिया जाइए, US जाइए, $15-20 का एक प्रोडक्ट शायद वहाँ के लिए बहुत महंगा नहीं है, राइट, लेकिन जब वही $20 इंडिया में आता है तो इंडिया के लिए बहुत महंगा है। क्या वो ब्रांड्स अफोर्ड कर सकती हैं इसे एट अ मच लोअर कॉस्ट इन इंडिया बेचना? फ्रॉम अ कॉस्ट स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव दे माइट बी एबल टू, बट उन्हें एक प्राइस पैरिटी मेंटेन करना। यदि वो बाहर $20 में बिक रहा है तो इंडिया में $5 में बेचने में उनको इंटरनली प्रॉब्लम आएगी। बट ये जो बहुत महंगे ब्रांड्स हैं, आपने अपने ऊपर यूज़ किए, जैसे आप लाते हो ट्रायल के लिए, आप खुद कह रहे हो, तो आपको डिफरेंस लगता है इनमें? मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक 500 रुपये में हम वही प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत लग्जरी प्राइसिंग में ऑफर करते हैं। हो सकता है कि उनकी पैकेजिंग कभी हमसे बेटर हो सकता है कि कुछ और ऐसी कॉस्मेटिक चीज़ें हमसे बेटर हो सकती हैं, बट जो हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई डिफरेंस है। एज अ डर्मेट मुझे लगता है कि क्वालिटी इज़ टू सम एक्सटेंट लिंक टू द प्राइस, बट नॉट ऑलवेज। कई बारी हाई एंड ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं इंडिया में भी, कुछ कंपनीज ने 3-4 हज़ार के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उससे ज़्यादा भी, और उनकी जो प्राइस है वो उनकी क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करती। और कई बार ऐसा होता है कि सरप्राइजिंगली हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि जिसकी कॉस्ट कम हो बट उसका काम भी उतना अच्छा हो। आजकल बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, स्टार्टअप फाउंडर्स जो हैं वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, और आई थिंक उससे कहीं ना कहीं उनके बिजनेस को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आपको मैंने इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं देखा है सोशल मीडिया में। आई डोंट थिंक आपका अपना एक्टिव यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल बहुत ज़्यादा एक्टिव अपना पर्सनल है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? यू आर राइट, मेरे पास इंस्टाग्राम का चैनल है जिसमें आप मुझे खोजोगे भी तो खोज नहीं पाओगे। चैनल यानी मेरा अकाउंट है। वो अकाउंट इसलिए कि मैं आपके जैसे डरमैट्स को फॉलो करके सीख सकूं। अच्छा। मैंने एक 0 पोस्ट किए वहाँ पे। मेरा ट्विटर में अकाउंट नहीं है, फेसबुक में अकाउंट नहीं है, लिंक्डइन पे अकाउंट ज़रूर है जिसमें हम कभी कभी अपडेट्स करते हैं कंपनी के बारे में। तो मैं रिलेटिवली काफ़ी इनएक्टिव रहा हूँ। थोड़ा सा मैं सोशल मीडिया शाई भी हूँ, मैं बोलूँगा। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, एंड इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी टाइप, इट इज़ नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। यदि आप सोशल मीडिया savvy हैं तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है ब्रांड को एंड फाउंडर को। मुझे थोड़ा सा मैं शाई हो जाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट डालूँ। लिंक्डइन पे मैं बिजनेस अपडेट्स डालने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग टीम है, प्रोस्पेक्टिव टीम मेंबर्स हैं, जो इकोसिस्टम है, उनको हम अपडेट्स दे पाएँ कि क्या हो रहा है हमारे कंपनी में नया। बट बियॉन्ड दैट मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं एक्टिव हूँ, बट मैं एक्टिव हूँ फॉलो करने के लिए, लोगों से सीखने के लिए। हमने बात की कि यंग लोग स्किन केयर ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपने बोला कि आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है कि प्रोडक्ट आपका अच्छा हो, आपको ध्यान देना है कि आपके मार्केट प्लेसेस सही हो। आपने बोला ऑनलाइन पहले टारगेट किया जाए। अगर किसी के पास फंडिंग नहीं है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, तो इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं इतने सारे, क्योंकि अब मार्केट में ऑलरेडी स्किन केयर ब्रांड्स आ गए हैं, तो आज इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं नए स्किन केयर ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन बेस्ट इन्वेस्टर्स ही आंसर कर पाएंगे, बट मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स देखते हैं टीम, टैम एंड ट्रैक्शन। टीम यानी
उस ब्रांड के पीछे लोग कौन हैं, उनकी डोमेन अंडरस्टैंडिंग यानी प्रोडक्ट उन्हें कितना अच्छे से समझ आता है, और उनकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, वो बिजनेस चला पाएंगे कि नहीं, बिजनेस स्केल कर पाएंगे कि नहीं। तो शायद मैं यदि कोई अपैरल ब्रांड चालू कर रहा होता, कोई शूज़ का ब्रांड चालू कर रहा होता, कोई फूड का ब्रांड चालू कर रहा होता, तो शायद इन्वेस्टर्स को मेरे ऊपर ट्रस्ट थोड़ा टाइम लगता आने में। बट बिकॉज मैंने स्पा सैलून चलाए हुए थे इतने साल तक, शायद मुझे वो ट्रस्ट थोड़ा जल्दी मिला, बिकॉज टीम, मैं और मेरे को फाउंडर हैं गगन, ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे एज वेल, एंड ही कम्स फ्रॉम अ टेक एंड अ डेटा एंड एनालिटिक्स काइंड ऑफ बैकग्राउंड। सो हमारी टीम देख के शायद इन्वेस्टर्स को वो कॉन्फिडेंस आया। सेकेंड, जो इन्वेस्टर्स हमेशा बात करते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, एंड ये बोलना कि यार ब्यूटी का मार्केट तो इतना बड़ा है, ये दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। ब्यूटी में आप जो पोजिशनिंग करना चाह रहे हैं, आप जिस प्राइस पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट्स ऑफर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे मार्केट कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, internationally there are brands which sell only sunscreens, there are brands which sell only lip balm, and ये ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है थोड़ा बहुत। सो अभी उसका मार्केट उतना बड़ा है, बट कैन यू कैप्चर अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट मार्केट, वर्सेज इफ यू आर सेलिंग एवरीथिंग इन स्किन केयर, मार्केट बहुत बड़ा है, बट कैन यू कैप्चर स्मॉल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, एंड कौन से प्राइस पॉइंट पे आप हैं। तो जो जैसे आप बोल रहे थे 4000 का प्रोडक्ट है, जो 4000 के प्रोडक्ट का मार्केट है उसका साइज़ शायद इतना है, जो 1000 के प्रोडक्ट्स का मार्केट है शायद वो इतना है, एंड जो 100 रुपये के प्रोडक्ट्स का मार्केट है शायद वो इतना है। आप कहाँ पे प्ले करना चाह रहे हैं, तो इसे बोलेंगे टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि आपका ब्रांड कौन से मार्केट को एड्रेस कर रहा है। देन थर्ड इज ट्रैक्शन। ट्रैक्शन यानी आपका अभी तक की जो जर्नी रही है, आपको क्या उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है, जब कस्टमर्स आपको ट्राई कर रहे हैं तो क्या रिपीट कर रहे हैं, उनका क्या क्वालिटेटिव, और अर्ली स्टेजेस में कई बार बहुत क्वांटिटेटिव फीडबैक नहीं होता है, बट क्वालिटेटिव फीडबैक क्या है, जब आप कस्टमर्स को कॉल करते तो वो क्या बोल रहे हैं ब्रांड के बारे में, उन्हें ठीक ठीक लग रहा है, उन्हें ब्रांड से प्यार हो गया है, या वो बोल रहे हैं हाँ मतलब चल रहा है, तो वो क्या फीडबैक है, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या उन्हें ब्रांड कुछ अलग लग रहा है जो मार्केट में बाकी ब्रांड्स हैं उनसे। तो ये जो 3 चीज़ें, टीम, टैम एंड ट्रैक्शन, ये आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर एनी इन्वेस्टर टू लुक एट। तो हमने बात की पिलग्रिम एक स्किन केयर ब्रांड से स्टार्ट हुआ, फिर आपने उसमें अभी 150 SKUs कर दी हैं, मेकअप ब्रांड्स भी आ गए हैं, तो आगे किस तरफ जा रहा है फ्यूचर पिलग्रिम का, और क्या क्या नए लॉन्चेस आपके दिमाग में हैं? जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पिलग्रिम एक इनोवेशन ड्रिवन ब्रांड है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम आगे भी लाते रहेंगे। हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अभी भी गैप्स हैं। आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो पिलग्रिम में आज के रेट में उसके लिए प्रोडक्ट्स नहीं है, राइट, तो वो प्रोडक्ट हमें लाना होगा। इंसिडेंटली इट सो हैपेंस कि अगले 1-2 महीने में ही हम एक डैंड्रफ की रेंज लॉन्च कर रहे हैं। डैंड्रफ में अगेन आप एक्सपर्ट है, बट बहुत बार लोग डैंड्रफ की सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम शैम्पू से सॉल्व करना चाहते हैं, राइट, वहाँ पे एक लिव-ऑन प्रोडक्ट की ज़रूरत है, बिल्कुल, जो कि स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म कर सके। तो हम शैम्पू लॉन्च कर रहे हैं फॉर माइल्ड डैंड्रफ, बट जिनको सीवियर डैंड्रफ है उनके लिए हम एक डैंड्रफ सिरम भी लॉन्च कर रहे हैं, जो आप लगा के आधी 1 घंटा 2 घंटा छोड़ें और उसके बाद वॉश ऑफ करें, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। राइट, तो ये डैंड्रफ की जैसी रेंज हमारे पास है ही नहीं। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्किन और हेयर में जहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में गैप्स हैं अभी, तो ये गैप्स हमें धीरे धीरे फिल करने हैं। एट द सेम टाइम कलर कॉस्मेटिक्स तो बहुत ही बड़ी दुनिया है, हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज पूरी मिसिंग है। जैसे कि आप यदि बोले आई शेडोज या ब्रॉन्जर या कंसीलर्स, पिलग्रिम में आज है ही नहीं, लेकिन हमारे कंज्यूमर्स को चाहिए, राइट। या लिपस्टिक में भी लिक्विड लिपस्टिक हमारे पास है, बट बुलेट लिपस्टिक नहीं है। एज मेन समटाइम्स इट कैन गेट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सो मेनी कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बट वुमेन हैव वेरी क्लियर नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ कि हमें ये चाहिए। लिक्विड लिपस्टिक में भी हमारे पास 13 शेड्स हैं, women want like 50 shades, 100 shades, ताकि वो चूज़ कर सके उनको जो क्लोजेस्ट। मेरा वाला पिंक जो है वो उन्हें चाहिए, उन्हें पता है एग्जैक्टली कौन सा शेड चाहिए। तो ये सब हमें एज अ ब्रांड इनेबल करना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे हम कलर कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी रेंज ला रहे हैं। एट द सेम टाइम स्किन केयर हेयर केयर में जो हमारे मिसिंग पार्ट्स हैं उसको भी हम फिल करने की, मिसिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो गैप्स हैं उसको भी हम फिल कर रहे हैं। इंडिया ग्रो कर रहा है और आई थिंक उससे भी ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है उसकी कॉस्मेटिक मार्केट। तो अगले 10 साल में आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? तो आई थिंक वाइल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, नंबर्स हैं कि इंडियन जो ब्यूटी पर्सनल केयर मार्केट है वो 10%, 12%, 14% पे ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस स्पीड पे इनोवेशन अभी हो रहा है एंड जो नए नए ऑफरिंग्स आ रहे हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में इंडिया है। एंड आज से 5-10 साल में शायद अभी तक जो कुछ भी है उससे बहुत ज़्यादा इनोवेशन, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हमारे मार्केट में आने वाले हैं। तो अभी तो आई विल से वी आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग,
एंड पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपके पर्सनली कौन से फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं अपने ब्रांड में से? तो मेरे जो 2 फेवरेट प्रोडक्ट्स मैं बोलूँगा, एक तो है हमारा पिलग्रिम का जो स्पैनिश स्क्वालिन ग्लो मॉइस्चराइज़र, जो मैं काफ़ी रेगुलरली यूज़ करता हूँ, एंड हमारा पीलिंग सॉल्यूशन जो मैं हफ्ते में एक बार 10 से 15 मिनट के लिए यूज़ करता हूँ ताकि एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन हो सके। तो डॉक्टर आप बताइए कि यदि कोई स्किन केयर बिगिनर है, राइट, जिनका बहुत इलेबोरेट स्किन केयर रेजिम अभी तक नहीं है, तो वो क्या 2-3 चीज़ें ऐसी करें ताकि उनका एक स्किन हेल्थ मेंटेन रहे? देखो, सबसे पहले तो कई बार पेशेंट्स भी आते हैं, वो उनकी वाइफ उन्हें ज़बरदस्ती ले आती हैं, मेल्स की वाइफ, तो वो उनको बोलते हैं सर हमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। तो आप चाहे कुछ भी ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपका स्किन लेकिन एज फास्टर होगा, थोड़ा डैमेज दिखेगा, पिगमेंटेशन इश्यूज आपको आ सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। बट अगर आप एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को तो इट्स नॉट लाइक हार्ट, लिवर और लंग, तो थोड़ा डैमेज हो भी जाए तो चलेगा। बट अगर हमें बेसिक स्किन केयर करना है तो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें ही मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा आपको अगर कोई कंसर्न है तो आप उस कंसर्न बेस्ड ले सकते हैं। अगर आपको कंसर्न नहीं है और अपने स्किन को थोड़ा इन्हांस करना चाहते हैं, और हम ब्राउन स्किन की अगर बात करें तो 2 चीज़ें ही ज़रूरी हैं। एक है आपका पिगमेंट कंट्रोल और एक है आपका एक्सफोलिएशन। पिगमेंट कंट्रोल क्योंकि जो आपका एजिंग के साथ, ब्राउन स्किन में पिगमेंट के साथ एज होती है, ब्लेमिशेस आते हैं, जो एक कंसर्न बन जाता है। तो आप कुछ सीरम लगा सकते हैं जो कि मेलानिन सिंथेसिस को कंट्रोल करके रखे, ताकि जब आप धूप में जाए तो भी आप इतना टैन ना हो, डैमेज इतना ना हो, फ्रेकल्स ना आए। दूसरा है एक्सफोलिएशन, मतलब कि डेड स्किन छटाना। तो डेड स्किन अगर छट जाएगी तो आपके नीचे से नए सेल्स आ जाएंगे, तो आपकी स्किन हमेशा बेटर रहेगी, ब्राइटन लगेगी, रिंकल्स लेट पड़ेंगे, पोर्स आपके कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो ये सब आप कर सकते हो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन में। और एक जो मेरा सवाल है आपसे कि कौन सी 1 या 2 ऐसी चीज़ें आपने देखी है जिससे लोग अपने स्किन को सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं? सबसे ज़्यादा इंडिया में तो डेफिनेटली कुछ DIYs हैं जो कि नहीं करनी चाहिए और लोग करते हैं। जैसे अपने स्किन टैग्स हटाने के लिए गार्लिक अनियन का पेस्ट लगा देना, अपने एलोपेशिया को ट्रीट करने के लिए अनियन पेस्ट लगा देना। अनियन का जैसे रोल है वो सिर्फ एलोपेशिया एरियाटा में है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और वो भी पहले होता था, अब उसके लिए मेडिसिन आती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलत एलोपेशिया में आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो सबसे कॉमन कॉज है हेयर थिनिंग का और हेयर लॉस का इंडिया में, उसमें भी वो लगा लेते हैं, तो उसमें तो उसका कोई रोल ही नहीं है। तो अपने कहीं ना कहीं वो अपने फॉलिकल्स को डैमेज कर लेते हैं। और उसके अलावा स्किन में आजकल जो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वो है सोशल मीडिया इंड्यूस्ड, लोगों ने स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत सारे खरीद लिए हैं, तो एक्टिव्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके वजह से स्किन ड्राइनेस, स्किन सेंसिटिविटी, स्किन पे फ्लेकीनेस होना, इसके बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। So we have come to an end of this episode of the Skin and Scalp Show. इस एपिसोड में हमने मिस्टर अनुराग केडिया से बात की पिलग्रिम के बारे में और उनके थॉट्स स्किन केयर इंडस्ट्री के बारे में। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िए। मुझे ये सारे कमेंट्स पढ़ना और उनके रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपको ऐसे ही हेयर और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस देखना अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।